नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। 10x क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं, छोटा लेकिन बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं कि हम बोर्ड में रट के नंबर ले आएंगे, जबकि चीजें रटने के बाद में कुछ समय बाद में आप भूल जाते हैं। तो आज इस चैप्टर का मैं डर खत्म करने वाला हूं, जिसको आप समझ के कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना आ जाए उसको बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल 10x क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। शैमी नाम का हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है। वहां पर आपको कुछ डेमो क्लासेज भी मिल जाएगी और मॉडल पेपर भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपने जल संसाधन चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे क्या क्या, इसके बारे में आपको बता देता हूं। जल का हमारे जीवन में महत्व क्या है, या फिर जल की जो दुर्लभता है वो क्या है, बहुउद्देश्य प्रयोजन कौन कौन सी है, वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन काल में विद्या कौन कौन सी रही है, ये सारे अपने इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना जो पॉइंट है वो है जल का महत्व। आज हमारे जीवन में जल का कितना बड़ा महत्व है यह आप सभी और पूरी दुनिया जानती है, और उसका जल की जो उपलब्धता है वो भी हम जानते हैं कि कितना प्रतिशत जल है वो हमारे पीने योग्य है, लवणीय जल, अलवणीय जल। ठीक है ना? तो जल का आज के हमारे जीवन में हर एक पहलू जहां भी हम देखते हैं वहां पर जल का कहीं ना कहीं उपयोग है। चाहे आज हमारी भोजन हम ले रहे हैं तो भोजन को वहां से पहले पैदा करने के लिए क्या चाहिए था? जल चाहिए था। आज हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है तो उसका कहीं ना कहीं उसमें भी रोल है जल का। बड़े बड़े बांध होंगे, उनके नीचे टरबाइन घूम रही है, वहां से बिजली बन रही है, तो वहां पर भी है। ऊर्जा के क्षेत्र में है, हमारे भोजन के क्षेत्र में है, हमारे जीवन के महत्व में भी है, और बहुत सारे रिसोर्सेज है जहां पर हमारे जीवन में जल का महत्व है। आइए शुरू करते हैं जल का जीवन में हमारे महत्व। जल का महत्व, जल का महत्व। तो जल जीवन का आधार है, ये तो हमने सुना ही होगा, जल है तो कल है। बूंद बूंद के लिए आपने कहीं पर भी घूमने गए होंगे, बड़ी बड़ी पानी की टंकियां देखी होगी, वहां पर बड़े बड़े स्लोगन भी देखे होंगे, वो सारी चीजें हैं। जैसे यह जीवन देने और लेने दोनों में सक्षम है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ये जो बाढ़ का कहर ढहा था, वो कहर जल जन जीवन भी देता है और जीवन ले भी लेता है। ये दोनों चीजें किसमें है? जल में है। जल का अपने प्रयोग कहां कहां करते हैं? कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग जहां जहां भी है वहां पर प्रयोग करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों को ठंडा करने के लिए अपने ये शुद्ध पानी चाहिए होता है। जो कपड़े सूती मिलें होती है वहां पर भी इस पानी का यूज होता है। मशीनें, जितनी भी बड़ी मशीनें हैं, मैकेनिकल है, वहां पर भी इसका यूज होता है। एग्रीकल्चर, खेती तो टिकी भी पूरी किस पर है? इस पर, जल पर ही टिकी है। ऊर्जा उत्पादन, इसमें भी जल का बहुत बड़ा योगदान है। घरेलू कार्य, जो हमारे दैनिक जीवन में हम कार्य करते हैं, चाहे भोजन बनाने में हो, चाहे कपड़ा धोने में हो, चाहे और भी पशुओं को पानी पिलाने के लिए हो, हमारे लिए हो, ये सारे काम इसमें सभी जल में आवश्यकता है। मानव सभ्यता सदैव नदी और जल स्रोतों के आसपास ही बसी है। आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी होगी, नहीं तो आगे 11th 12th में जब आप जाएंगे वहां पर भी पढ़ेंगे। आदिम जो भी सभ्यता थी वो कहां पर बसी थी? नदियों के किनारे बसी थी। यानी जल का महत्व किस प्रकार का था, ये सारी चीजें इसमें है। अब है जल का महत्व है, लेकिन जल पृथ्वी पर उपलब्धता कितनी है इसकी, इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी का अगर आप एक भाग देखेंगे, ये अगर पृथ्वी है, इसका अगर 4 भाग करते हैं, कितने भाग करते हैं? 1, 2, 3 और 4। इस 4 भाग में से 3/4 यानी 3 भाग किससे घिरा है? ये जल से घिरा है। जो 1 भाग है वो क्या है? भू है, यानी जमीन है, खाली भूस्थल है। क्या है? भूस्थल। इसका मतलब 3 स्तर पर अगर जल घिरा हुआ है, फिर भी आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं रोजाना अपन अखबार में देखते हैं कि वहां पर जल की कमी है, वहां पर पानी नहीं आ रहा है, यहां पर यह कमी हो गई। तो ये जल होने के बावजूद भी वो कमी क्यों आ रही है? इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है वो आप सोचो। पानी तो है, लेकिन पानी की कमी क्यों है? तो पानी 2 प्रकार का है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लवणीय और अलवणीय। लवणीय और अलवणीय जल का 2 प्रकार है। एक है लवणीय जल, कौन सा जल है? लवणीय जल। और एक है अलवणीय जल। अलवणीय जल, लवणीय का अर्थ क्या है?
जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो। लवण यानी क्या? नमक। लवण यानी नमक जो आप खाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। कभी कोई कह दे कि NaCl ले आना, जैसे आपने ये जेठालाल वाला एपिसोड देखा होगा, वो कह रहा है, बबीता जी से पूछ रहा है, लेकिन बबीता जी कह रही है कि NaCl ले आना, सोडियम क्लोराइड ले आना। अब आपको सोडियम क्लोराइड पता ही नहीं है, तो आप क्या लाओगे? इसीलिए ध्यान रखना, लवणीय यानी क्या? नमक की मात्रा, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। नमक यानी क्या? साल्ट की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। साल्ट की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब साल्ट की मात्रा ज्यादा है तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है? आपने देखा होगा कि आपके आसपास में बहुत सारे बीपी के पेशेंट होंगे, यानी ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे, जिनका बीपी कभी हाई कभी किनका कम लो रहता है। तो ये डेली रूटीन में जो चलता है ना, उनके लिए फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अलवणीय जल, अलवणीय जल है जिसमें लवण की मात्रा क्या हो? कम हो। लवण की मात्रा क्या हो? कम हो, यानी नमक की मात्रा क्या हो? कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम। तो ऐसा जल है वो कितने % है? सिर्फ 2% जल है, यानी इसको अपने कह सकते हैं शुद्ध पीने योग्य पानी। शुद्ध पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी। जबकि बाकी जो जितना भी बचा है 98% क्या है? लवणीय जल है। क्या है? लवणीय जल। इसको अपने पी नहीं सकते। इस कारण से ये दिनों दिन क्या आ रही है? जल की कमी आ रही है। क्या आ रही है? जल की कमी आ रही है। तो पृथ्वी का जल लगभग 3/4 भाग जल से ढका है। किससे ढका है? जल से ढका हुआ है। परंतु उपयोग योग्य अलवणीय जल, मीठा जल बहुत ही कम है। कितना % है? 2% ये मीठा जल है। बाकी जो 98% है वो पीने योग्य पानी नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी है, वो खारा पानी है, ठीक है। इसके बाद में अलवणीय जल का स्रोत सतही अपवा और भूजल है। सतही अपवा क्या? जिनमें जैसे नदियां वगैरह बहती है। क्या बहती है? नदियां। ये नदियां क्या है? सतही अपवा। सतही का अर्थ क्या? ऊपर। अपवा का अर्थ जिनका जो क्षेत्र होता है, बहने का क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? सतही अपवा। और भूजल यानी भूगर्भ में, जैसे आप देख लो बोरवेल, क्या है? बोरवेल से आप जो निकालते हैं। नलकूप हो गया, क्या हो गया? नलकूप हो गया, या कुआ। क्या हो गया? कुआ। इनसे जो आप पानी निकालते हैं वो क्या है? भूजल है। तो कहते हैं ना, भूजल स्तर दिन दो दिन घट रहा है, यानी नदियां आ नहीं रही है, कभी कभार बारिश ज्यादा हो रही है, या फिर जहां क्षेत्रों में ये बोरवेल, नलकूप, कुआ, इनसे सिंचाई ज्यादा होती है, वहां पर जल स्तर क्या हो रहा है? धीरे धीरे डाउन हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। जल का नवीकरणीय जलीय चक्र से लगातार होता रहता है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है। अब सर संसाधन क्या है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो पहले चैप्टर में था। अरे तो संसाधन है तो 10x क्लासेज बैठी, आपको डरने की क्या जरूरत है। संसाधन यानी वो जो चीजें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्या है? वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आवश्यकताओं की क्या करती है? आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वही तो क्या है? संसाधन है। अब नवीकरणीय ये क्या है सर? 2 है। नवीकरणीय यानी क्या? नया। नवीकरणीय यानी क्या? नया। इसको और नाम से क्या पुकारते हैं? गैर परंपरागत। क्या बोलते हैं? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत यानी परंपरागत यानी क्या? जो पुराने पीढ़ियों से चलते आ रहे। जैसे आपने ये कुरीतियां वगैरह पढ़ी होगी कि घूंघट पड़ता है, बाल विवाह है, दहेज पड़ता है, वो क्या है? परंपरागत चली आ रही। लेकिन जैसे ही अब इनमें धीरे धीरे चेंजेज हो रहा है तो वो क्या बन रही है? गैर परंपरागत, यानी इसका प्रयोग नहीं करके नई चीजों का प्रयोग करना, वो क्या है? गैर परंपरागत। समझ रहे हैं ना? तो इसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। अनवीकरणीय को क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय, जिसका बार बार अपने प्रयोग नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? परंपरागत। क्या बोलेंगे? परंपरागत, यानी रूढ़िगत है, वो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, चलने दो। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तो किस प्रकार का है, नवीकरणीय। अब नवीकरणीय है तो इसका पुनर्चक्रण होता है। क्या होता है, पुनर्चक्रण। क्या होता है, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण। अच्छा सर, ये पुनर्चक्रण क्या होता है? पुनः का अर्थ क्या होता है, बार बार। चक्रण यानी क्या, एक चक्र में घूमना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये समुद्र है, मान लो आप समुद्र है। इस समुद्र पर क्या किया, ये सूर्य भगवान क्या हो गए, लाल हो गए। गर्मियों के दिनों में क्या हो गए, लाल हो गए। अब लाल हो गए, तपी। अब जब तपेगा तो यहां से पानी क्या होगा, भाप बनकर ऊपर उठेगा। भाप बनकर क्या होगा, ऊपर उठेगा। भाप बनकर ऊपर उठेगा। ये आपने पढ़ा होगा वाष्पीकरण की क्रिया साइंस के अंदर। तो जब पानी गर्म होकर ऊपर उठता है तो ऊपर की जो है वो वायुमंडल में क्या होती, थोड़ी ठंडक होती है, और ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, वही पानी क्या बन जाएगा, बादल का रूप ले लेगा। यानी संघनन की क्रिया करके क्या ले लेगा, बादल का रूप ले लेगा। यानी क्या बन गया, बादल। अब ये बादल क्या करेगा, हवा साथ के चलने लगेगा, और चलने लगेगा। जहां पर इनका दबाव ज्यादा बनेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा बनेगा, वहां पर क्या होगी, बरसात होगी। क्या होगी, बरसात होगी। क्या होगी, बरसात होगी। तो इसमें आप चीज क्या समझे कि सर पानी समुद्र से ही उठा था, वापस किस में आ गया, समुद्र में। तो एक तरीके से सर्किल ही तो चला। क्या चला, सर्किल ही तो चला कि गर्मी तपी, भाप बना पानी, बादल बना, वापस क्या होगी, बरसात। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसके साथ में क्या है, एक पुनर्चक्रण वाली क्रिया भी है। क्या है, पुनर्चक्रण वाली क्रिया भी है। अब है जल की दुर्लभता। जल की दुर्लभता। अरे भाई दुर्लभता ये क्या होती है, दुर्लभता का अर्थ क्या होता है, कमी। दुर्लभता का अर्थ क्या होता है, कमी। कमी। दुर्लभता का अर्थ क्या होता है, कमी। जल दुर्लभता यानी वाटर स्कैर्सिटी, यानी जल की कमी। जल जितनी मात्रा में चाहिए उसकी तुलना में कम मिलना। जल की अपने को जितनी मात्रा चाहिए, जैसे आपको एक सामान्य व्यक्ति को 4 से 5 लीटर पानी चाहिए पीने के लिए, अगर उसको 2 लीटर पानी मिले तो जल की दुर्लभता है, अधिकता है। आपको अगर कह दूं मैं, आपको 5 गिलास पानी चाहिए और आपको 2 गिलास ही पानी दिया, तो 3 गिलास जो आपको पानी नहीं मिला है, वही तो क्या है, जल की दुर्लभता है। वही तो क्या है, जल की दुर्लभता है। तो इसके 2 रीजन है जल की दुर्लभता के। एक तो नेचुरल है और एक है मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल, जो हमारे कारण ये चीजें हो रही है, और एक प्रकृति के कारण हो रही है। अब प्रकृति के कारण कौन कौन सी चीजें हो रही है, जैसे कम वर्षा होना, बारिश कम हुई है, तो ये एक नेचुरल है जो अपने हाथ में नहीं है, प्राकृतिक है वो हाथ। दूसरा है सूखा पड़ जाना, यानी बारिश हुई नहीं है, इस वर्षा काल में बारिश हुई नहीं है, वैसा सूखा पड़ जाना। फिर है मौसमी और वार्षिक वर्षा में असमानता। कभी कभार सर्दियों में बारिश आप देखते हैं बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको मावठ वगैरह बोलते हैं, लेकिन कभी कभार गर्मियों में बारिश होती ही नहीं है, महीनों महीनों भर नहीं होती। मानसून सत्र क्या होता है, लेट पहुंचता। मानसून सत्र क्या होता है, लेट पहुंचता है, जिसके कारण जैसे राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र है, राजस्थान हमारा वैसे भी पहले से ही सूखा है, और जब बारिश नहीं होती तो और सूखा हो जाता है, यानी पानी की तो किल्लत लगी रहती है। ये प्राकृतिक कारण हो गए, ये जल की दुर्लभता में आते हैं, जल की कमी के कारण में आते हैं। दुर्लभता का अर्थ आप समझो कमी है। क्या है, कमी है। इसके बाद में कौन सा कारण है, मानव निर्मित। अब हमारे कारण कौन कौन सी कमी हो रही है, जनसंख्या वृद्धि। एक तो जनसंख्या वृद्धि, अभी आप देख रहे होंगे जनगणना आने वाली है, 2027 में जनगणना पब्लिश हो जाएगी, वहां तक हो जाएगी। तो भारत अभी विश्व में लगभग, पहले आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग तो क्या भारत विश्व में 1 नंबर बनते जा रहा है। पहले सरकार ने नारा चलाया था हम दो हमारे दो, लेकिन हम तो समझते ही नहीं, हम दो हमारे 5-7, हम दो हमारे 5-7, ये नारा चला, तब ये जल की कमी पड़ी। और जल की कमी हुई, इसका मतलब उनको जीवित रखने के लिए क्या चाहिए, खाद्यान्न चाहिए, यानी उनको भोजन के लिए क्या चाहिए, चीजें, और भोजन उगाने के लिए क्या चाहिए, पानी। अब दोनों साइड नहीं, नहीं तो पीने का है, नहीं भोजन उगाने का है, तो भाई पैदा ही क्यों कर रहे हो। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक बड़ा बहुत बड़ा कारण है। और जल की बढ़ती मांग, जल का हर जगह मांग हो रहा है, जैसे कि आपको बताया उद्योग में हो रहा है, बिजली विभाग में हो रहा है, अपने पीने के लिए चाहिए। और उसके बाद तो देखते हैं आप हर रोज सिटियों में पानी आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले के घर में पानी नहीं है, और वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, घर की दीवारें धो रहे हैं। अरे भाई उन पे क्या है, उनमें पानी और सारा है, इसके लिए आप कुछ और भी तो कर सकते हैं। वो पीने का पानी आप अपना एकाधिकार नहीं करें। संसाधन का जो पहला चैप्टर है उसमें एकाधिकार के बहुत सारे कारण बताए,
व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। तो एक कारण हो गया जल की बढ़ती मांग, मैन है जनसंख्या ग्रोथ। सिंचाई हेतु भूजल का अतिशोषण। अब आज सभी देख रहे हैं पैसा, बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, सभी पीछे पैसों के पीछे भाग रहे हैं। और पैसों के पीछे भागने के चक्कर में वो क्या करते हैं, सिंचाई क्या करते हैं ज्यादा। अब सिंचाई जैसे आप इधर गए होंगे पंजाब और हरियाणा साइड में, खेत लोगों में सीधा पानी छोड़ रखा है। अब उसके लिए भी आप कर सकते, बूंद बूंद सिंचाई करो, फुहारा पद्धति अपनाओ, लेकिन नहीं सर, हम तो वैसे ही करेंगे जैसे हमारी मनमानी है। तो इसका क्या होना, सिंचाई हेतु भूजल का अतिशोषण, बोरवेल है, ट्यूबवेल है, 10-10, 12-12 घंटे चल रही है, जल का अतिशोषण है। उसका समझ ही नहीं रहे कि ये जो संसाधन है ये एक नवीकरणीय संसाधन है, उसके बाद लिमिटेड भी तो हो सकता है। आपने कहीं पर देखा होगा कि पहले अगर आपके पानी बोरवेल खोदाने पर 500 फीट पर आ रहा था, अभी वही गिरकर कितने पर आ रहा है, 800-900 फीट। ये 400 फीट अंदर क्यों गया, कारण क्या है, अति सिंचाई। जल का स्तर क्या हो गया, घट गया। यही तो भूजल स्तर घटना है, इसको क्या बोलते हैं, भूजल स्तर घटना बोलते हैं। फिर है शहरीकरण और औद्योगिकीकरण से दबाव। शहरीकरण, लोग जब शहरों की ओर बढ़ते हैं, सिटीज की ओर जाते हैं, तो वहां से उनकी मांगे और बढ़ती है। उनका लगभग है जीवन में आप देखो जल में वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और उद्योग है, इंडस्ट्री तो पूरी टिकी किस पर है, जल पर ही है। जल चाहिए उनको, क्या है, इंडस्ट्री को। थर्ड है पोल्यूशन, घरेलू अपशिष्ट हो सकते हैं, औद्योगिकीकरण रसायन हो सकते हैं, कीटनाशक हो सकते हैं, उर्वरक हो सकते हैं। अब प्रदूषण जल है, जल में क्या किया, घरेलू अपशिष्ट आपने बहा दिया, पास में एक नदी है लेकिन अपना नाला तो जाके उस नदी में खुल रहा है, ये पानी को क्या करे, अशुद्ध कर रहे हैं। फिर है औद्योगिक रसायन, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जोधरी एक है अपने जोधपुर साइड में एक जगह है, वहां पर जो सूती वस्त्र मिले हैं वो इनका इंडस्ट्री का पानी उस नदी में जा रहा है, और उनके आसपास के जो लोग हैं उनको पीने तक के पानी खराब मिल रहा है। उसके बाद में उससे जो जितनी बीमारियां फैल रही है वो भी उनको प्रभावित कर रही है, और उससे कुछ वायुजनित रोग और हो जाते हैं। फिर है कीटनाशक, अपन क्या करते हैं, खेतों में कीटनाशक यूज करते हैं, और वहां से अगर नदी आई तो वो पूरा पानी क्या हो गया, कीटनाशक को साथ में ले आया। उर्वरक जैसे ये आप देखते हैं, यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे क्या है, उर्वरक है। ये इतने कारण हो सकते हैं। फिर है जल का असमान वितरण, यानी सबका बराबर बंटवारा नहीं होना। जैसे कुछ ऐसी जगह है जहां पर पानी तो है लेकिन पानी का बंटवारा नहीं है, कुछ ऐसी जगह पानी है ही नहीं, जैसे हमारा राजस्थान है, पानी की वैसी भी किल्लत है। तो ये सारे कारण किसके हो सकते हैं, जल की दुर्लभता के, जल की दुर्लभता के। ये हो गया। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ आपके पुस्तक में कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसमें 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर बरसात होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जल की कमी नहीं है। कारण क्या है, प्रबंधन अच्छा है। क्या है, प्रबंधन, मैनेजमेंट अच्छा है। अब मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए क्या करें, जो बरसात होती है उसका वर्षा जल संग्रहण बहुत अच्छे से कर ले। जैसे कि भारत पाकिस्तान अभी जो सिंधु जल समझौता है वो रद्द कर दिया है, तो वहां का जो पानी रोका हुआ है उसके लिए क्या बनाए, बड़े बड़े बांध बनाए, वहां से उनको पानी को सिंचाई के लिए भी मोड़ सकते हैं, उद्योगों के लिए मोड़ सकते हैं, पीने के लिए पानी के लिए भी यूज के लिए मोड़ सकते हैं। ये अपने लिए क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट, यानी बी प्लानिंग जो कहते हैं वो तैयार रखना चाहिए। तो इजराइल का मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अच्छा है। लेकिन हमारे यहां पर कितनी बारिश होती है, 114 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। अब देख लो 80-90 सेंटीमीटर ज्यादा बरसात हो रही है, उसके बावजूद भी कई क्षेत्रों में क्या है, सूखा है, पानी की कमी पड़ी है। रीजन क्या है, मैनेजमेंट नहीं है। रीजन क्या है, प्रबंधन सही नहीं है, प्रबंधन सही नहीं है, प्रबंधन सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद में है जल की आवश्यकता, जल का हमारे यूज कहां कहां करते हैं वो चीजें देखेंगे। तो जल के क्या है, जल का असमान वितरण और कमी, जनसंख्या वृद्धि है, खेती और उद्योगों की बढ़ती मांग है, भूजल स्तर के घटते जाना, प्रदूषण में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरा होता जा रहा है, और जल जीवन मिशन ये है प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 55 लीटर प्रतिदिन शुद्ध भूजल, ये पेयजल उपलब्ध करवाना। यानी ये जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, इसको कब स्टार्ट किया गया, तो 2019 में। कब स्टार्ट किया गया, 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है, हर घर जल तक, मतलब
ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, क्या कराना? उपलब्ध करवाना, यह सरकार का लक्ष्य है। हर घर तक टोंटी पहुंचे, पानी का नल पहुंचे, यह किसका टारगेट है? सरकार का। और कितना पहुंचे? 55 लीटर। कितना पहुंचे? 55 लीटर। इसका आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा न्यूज में कि गोवा पहला स्टेट है जिसने ये जल जीवन मिशन का टारगेट है वो प्राप्त कर लिया है। 100% वो उन्हें क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। इससे पहले इसकी एक ऐसी योजना है जहां से आपका प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है। क्या है प्रश्न? है वो बहुत अच्छा बन सकता है। ये अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, ये योजना 2019 में आई। कब आई? 2019 में आई। इसका अर्थ क्या था कि जो भूजल स्तर घट रहा है इसको क्या करना? रोकना। जैसे आपने ये पढ़ा होगा दोहित क्षेत्र, डार्क जोन, अति दोहित क्षेत्र, गंभीर क्षेत्र, वो सारे जिसमें आते हैं वो सारा किसमें? अटल भूजल योजना में। अटल भूजल योजना कितने स्टेट्स में चल रही है? 7 स्टेट्स में। कितने स्टेट्स में? 7 स्टेट्स में चल रही है। जो 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपके प्रश्न बन सकता है अटल भूजल योजना क्या है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? उद्देश्य। 2019 में स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या है? घटते भूजल स्तर को क्या करना? रोकना। अब ये स्टेट्स कैसे याद रखें सर? बता देते हैं। ये भाई क्या है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। सीधी लाइन खींचनी। गुजरात के ऊपर कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के ऊपर कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के पास में कौन सा है? यूपी। यूपी के इधर नीचे साइड में कौन है? एमपी। एमपी से सीधा सर मुंबई जाएंगे। कहां जाएंगे? मुंबई। और मुंबई से बेंगलोर जाएंगे। मुंबई से कहां जाएंगे? बेंगलोर। ये 7 स्टेट से आर हो गए। क्या करनी? एक सीधी लाइन खींचनी, वापस ये आ जाना। क्या करना? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, अपने महाराष्ट्र और बेंगलोर, कर्नाटक, बेंगलोर। ठीक है ना? ये 7 स्टेट्स आपके हो गए। ये अटल भूजल योजना थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपके पुस्तक में दे रखी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना। अब इसका अर्थ ही अपने समझेंगे। बहु का अर्थ क्या है? ज्यादा। बहु का अर्थ क्या है? ज्यादा। उद्देश्य यानी क्या? आपके टारगेट, आपके लक्ष्य क्या है? एक से ज्यादा है। यानी अगर एक से अधिक क्या है? एक से अधिक लक्ष्य के साथ में, एक से अधिक लक्ष्य के साथ में, लक्ष्य के साथ में, एक से अधिक लक्ष्य के साथ में कोई परियोजना चलाई जाए, कोई परियोजना चलाई जाए, परियोजना चलाई जाए, उसको क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय। बहु का अर्थ क्या? एक से अधिक, और उद्देश्य का अर्थ क्या? टारगेट। एक से अधिक आपके टारगेट है। जैसे मैं बताता हूं, आपने बहुत सारे बांध देखे होंगे। बांध बनाने के पीछे कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण तो क्या? बाढ़ को रोकना। क्या? बाढ़ को रोकना। अब जब बाढ़ रोक दी उसके बाद में क्या कारण क्या हो सकता है? उसको पीने के लिए प्रयोग ले सकते हैं, यानी पीने के पानी में। दूसरा टारगेट हो गया। तीसरा क्या होगा? उसको सिंचाई के क्षेत्र में मोड़ दो। किसमें मोड़ दो? सिंचाई के क्षेत्र में। चौथा क्या हो गया? उससे बिजली बना दो, यानी बांध बनेगा, उसके गेट बनेंगे और नीचे क्या लगेगा? बड़ा सा टरबाइन, और टरबाइन पर जैसे ही पानी गिरेगा वो घूमेगा और क्या होगी? बिजली उत्पन्न होगी। वो हो गया। उसके बाद आप किस में मोड़ दो? इंडस्ट्री के क्षेत्र में मोड़ दो। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी है, वहां पर पानी चाहिए, वहां पर मोड़ दो। यानी आप देख सकते हैं एक के पीछे कितने टारगेट मिले। वही क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे कि इसका प्रयोग अपने कहां कर सकते हैं? कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं इसका। फिर है जल विद्युत उत्पादन, यानी बिजली बनाने में, किसमें? बिजली बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसमें कर सकते हैं सर? और घरेलू और औद्योगिक उपयोग में कर सकते हैं। बाढ़ के नियंत्रण में हो सकता है। फिर नौचालन, यानी नौका चालन में आप कर सकते हैं, जिससे आपका मनोरंजन हो सकता है। मछली पालन में कर सकते हैं, ये इंटरटेनमेंट हो गया, मछली पालन हो गया, एपिक ये कल्चर हो गया। ठीक है। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो बहुत बड़े बड़े परियोजनाएं चल रही है? कौन सी है? एक परियोजना है जो है भाखड़ा नागल। कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना सिंचाई और जल विद्युत के लिए प्रयोग होती है। अब ये भाखड़ा नागल कहाँ है सर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है।
हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल। यहीं से राजस्थान में पानी कौन सा आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये सतलुज और व्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलुज व व्यास नदी पर। सतलुज प्लस व्यास नदी पर यह परियोजना बनी है और इन दोनों का पानी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब 3 जगह पर आता है। ठीक है ना। तो ये कौन सी परियोजना होगी, भाखड़ा नागल। तो इसका बहुउद्देशीय क्यों कहते हैं इसको, एक तो इसका सिंचाई में करते हैं और एक इससे क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। और राजस्थान में इसका पानी पीने के लिए भी आता है। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना ये जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण में है। जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण में, मतलब उड़ीसा वगैरह में क्या आती है, बाढ़ ज्यादा आती है। ये हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। और कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर। कौन सी नदी पर है, महानदी पर। इस प्रश्न को थोड़ा भाई ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा महानदी पर है। कौन सी नदी पर है, महानदी पर। अब इनके क्या है लाभ, कौन कौन से है, तो इनके लाभ क्या होंगे, खेती उत्पादन में वृद्धि होती है। खेती उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ग्रामीण और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी उनका विकास होगा। जल आपूर्ति और बिजली की उपलब्धता हो जाएगी। जो अपने ये जल की किल्लत देख रहे हैं या फिर बिजली की किल्लत देख रहे हैं, तो वो दोनों की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है इसकी हानि कौन कौन सी है, क्या है हानि कौन कौन सी है, इसके नुकसान क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब बहुउद्देशीय परियोजना तो बना दी, इसने जो बहुउद्देशीय आपको बताए वो सारे इसके क्या है, लाभ है। क्या है, लाभ है। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या बढ़ता है, हमेशा 2 पक्ष होते हैं। कोई भी चीज आएगी उसके पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। ठीक है ना। तो पॉजिटिव तो जो सबसे पहले देख ली, नेगेटिव है इसका क्या होना, नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होना। यानी नदी अगर किसी रास्ते से बह रही है, अगर नदी का रास्ता ये है और यहां पर आपने क्या बना दिया, डैम बना दिया, क्या बना दिया, बांध बना दिया, तो ये नदी आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। अब ये नदी क्या करेगी, अपने आसपास का रास्ता देखेगी, ये देखेगी ना। तो नदी का रास्ता क्या होना, जो है प्राकृतिक रूप से उसका क्या होना, अवरुद्ध होना। तलछट जमा होने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाना। अब नदी के साथ में आप देखते हैं कितने प्रकार के बड़े कंकड़ वगैरह आते हैं। आपने पहले कहीं गड्ढा देखा था, लेकिन नदी आई उसके साथ वो मिट्टी से भर गया, तो वो क्या है, सारा तलछट है। वो क्या है, सारा तलछट है। जलीय जीवों का जीवन प्रभावित होता है। अब जलीय जीवन जब बाढ़ आती है, उसके बाद जब ज्यादा बारिश हो जाती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आज इस बारिश में ये इतने, इस बांध के इतने गेट खोले गए। जब भी अभी राजस्थान में एक जवई बांध है पाली में, उसके 6 गेट खोले गए थे। तो कारण क्या है, बारिश ज्यादा होगी, पानी इतना स्टोरेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए आगे का रास्ता खोला। तो उसके साथ में कुछ जलीय जीव है वो भी चले जाते हैं। बड़े पैमाने पर विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, वो विस्थापन हो गया। सामाजिक असमानता, जैसे अमीरों का लाभ, गरीबों की हानि। अब अमीरों का लाभ कैसे, जैसे उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वो उस पानी का क्या करेंगे, यूज करेंगे, किसान तक वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है। बाढ़ नियंत्रण में कई बार असफल हो जाते हैं। बाढ़ आती है लेकिन कई बार इतना पानी आता है कि पीछे से गेट खोले तो भी कम पड़ जाते हैं, और गेट भी खोलते कहाँ है, आगे के लिए, उसके लिए भी तो कुछ आगे जनजीवन होगा, तो वहां पर भी नुकसान पहुंचता है। भूकंप और जल जनित बीमारियों की संभावना, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, क्या होता है, भूकंप आता है। क्या आता है, भूकंप आता है। और फिर क्या होती है, जल जनित क्या होती है, बीमारी। आप देखते हैं जल एक जगह रुकता है ना, तो उसमें कई प्रकार की काई लगती है, उसके अंदर जीव पड़ जाते हैं। लेकिन एक आपने पानी सुना होगा, गंगा जल। कौन सा, गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा जल जिसको बोलते हैं, वो पानी खराब क्यों नहीं होता, उसका थोड़ा कारण बताओ मुझे। साइंस में अगर आपने पढ़ा है तो वो उस पानी में कोई कीट नहीं पड़ता, उसके बाद में उसमें कोई काई नहीं लगती, यानी उसके अंदर हरे रंग की वो परत नहीं जमती। इसका कारण है उसके अंदर क्या होता है, कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, कोलिफॉर्म नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, और यही बैक्टीरिया हमारे छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर ये क्या पाया जाता है, कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। इस कारण वो गंगा का जल खराब नहीं होता और बाकी वाला जल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब इसके लिए कुछ आंदोलन भी हुए। आंदोलन कौन कौन से हुए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा कहाँ है, नर्मदा गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। नर्मदा कहाँ है, गुजरात में। इस पर बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। अब सरदार सरोवर बांध, सरदार कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां के थे, गुजरात के। भारत के राष्ट्रवाद में पढ़ा कि नहीं पढ़ा,
वहां से। तो सरदार सरोवर बांध कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। नर्मदा का पानी राजस्थान में आता है थोड़ा, और राजस्थान के दो इलाके हैं, बाड़मेर और जालोर में आता है। कहां पर आता है? बाड़मेर व जालोर में आता है, जहां पर उस पानी की सिंचाई कैसे होती है? बूंद बूंद सिंचाई, ओनली फॉर। इसके अलावा अगर फुहारा चलाया तो आपकी ये सिंचाई है वो बंद हो जाएगी। ये राजस्थान और हरियाणा सरकार के साथ में क्या है? कोलिब्रेशन किया हुआ है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला कहां पर? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध बना हुआ वहां पर। इसके लिए इसका पानी कहां था? राजस्थान में, बाड़मेर और जालोर में, जिसकी सिंचाई कैसे होती है? बूंद बूंद सिंचाई होती है। फिर है टिहरी बांध आंदोलन, और टिहरी बांध है हिमाचल में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल और उत्तराखंड के पास में, वहां पर यह आंदोलन चला था। इसके बाद में कुछ है इंटरनेशनल आंदोलन चले, इंटरनेशनल जल आंदोलन चले, जैसे कृष्णा गोदावरी विवाद और कोयना परियोजना विवाद। कोयना परियोजना विवाद क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने, किसने? महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? जो इसका पानी जा रहा था, जो कोयना नदी का, इसको क्या किया? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में जो पानी जा रहा था, इसको क्या कर दिया? रोक दिया। क्या कर दिया? रोक दिया। आंध्र प्रदेश में जाने वाले पानी को रोक दिया था। अब रोक दिया तो इसका क्या बना? मुद्दा उठा भाई। अब मुद्दा क्या उठा कि इन्होंने कि एक तो आगे जो किसानों की सिंचाई वगैरह की हुई थी, फसलें वगैरह बोई हुई थी, वो इफेक्ट होती है, और उसके बाद में जो जीवन बिजली बन रही थी या फिर इंडस्ट्री थी या पीने के रूप में प्रयोग कर रहे थे, वो सारे क्या हो गए? प्रभावित हो गए। क्या हो गए? प्रभावित। इस कारण क्या उठा? कोयना परियोजना विवाद उठा। इसी टाइप में सेम क्या है? कृष्णा गोदावरी विवाद, जो कि दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इनमें ये इंटरनेशनल मुद्दे के रूप में उठा था। ठीक है, इन मुद्दों को थोड़ा ध्यान रखना। अब अपने मेन जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा पॉइंट आता है यहां। कौन सा? वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण, अरे पानी को इकट्ठा करो। सरकार कह रही है कि अगर पानी का स्टोरेज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके लिए सरकार एक, आपको पता होगा अगर किसी ने पढ़ा है तो, अमृत सरोवर योजना चला रही है। क्या चला रही है? अमृत सरोवर योजना। सर ये क्या है? बताते हैं आपको। अमृत सरोवर योजना क्या है? अमृत यानी क्या? पानी। क्या? पानी। सरोवर यानी क्या? तालाब। तालाब का पर्यायवाची तो पढ़ा होगा, तालाब बनाना। अब सरकार क्या कह रही है कि प्रत्येक जिले में, किसमें? प्रत्येक जिले में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, प्रत्येक जिले में क्या बनाएंगे? 75 क्या बनाएंगे? तालाब बनाएंगे। अब सर तालाब का क्या महत्व है? अरे तालाब बना के जब छोड़ेंगे, उसकी ये मेड़बंदी करके छोड़ेंगे, तो उसमें क्या आएगा? पानी आएगा। क्या आएगा? पानी। वो पानी पशुओं को पीने के लिए प्रयोग ले सकते हैं, अपने पीने के लिए प्रयोग ले सकते हैं, और कहीं अपने इंडस्ट्री वगैरह उसके लिए प्रयोग ले सकते हैं, सिंचाई होगी उसमें प्रयोग ले सकते हैं। इसीलिए अमृत सरोवर योजना। वैसे ही क्या है? जल संग्रहण है। उसकी कुछ पुरानी पद्धतियां हैं वो देख लेते हैं। प्राचीन पद्धति, जैसे कि पश्चिम हिमालय में उसको क्या बोलते हैं? गुल या कुल। गुल या कुल, इनका नाम भाई थोड़ा याद रखना, प्रश्न पक्का ही बनेगा। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण, जिसको क्या बोलते हैं? टांके में इकट्ठा करते हैं। कहां पर? टांके में। उसको शेखावटी क्षेत्र। कहां पर? शेखावटी। शेखावटी यानी क्या? शिकर, शिकर, चूरू, चूरू और झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू, झुंझुनू, यहां पर इसको शेखावटी बोलते हैं। यहां पर शेखावटी किसको बोला जाता है? शेखावटी में कुओं को क्या बोला जाता है? जोहड़। क्या बोला जाता है? जोहड़। और खड़ीन, खड़ीन में बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खड़ीन वाला आपके प्रश्न बन सकता है। खड़ीन वाला क्या है? प्रश्न बन सकता है। तो खड़ीन कहां पर है? जैसलमेर में। क्या है? जैसलमेर में। इसके आविष्कारकर्ता कौन थे? पालीवाल ब्राह्मण। कौन थे? पालीवाल ब्राह्मण इनके आविष्कारकर्ता थे। यानी क्या होता है, जब बरसात होती है उससे पहले खेत की मेड़बंदी बननी होती है, और उसके खेत का पानी कहीं नहीं बाहर नहीं जाता है, और उसके बाद में वहां पर खेती कर ली जाती है। उसको क्या बोलते हैं? खदीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खदीन या फिर खड़ीन। तो ये प्रश्न बोर्ड पहले पूछ चुका है कि खड़ीन कहां पर होता है? तो राजस्थान में। राजस्थान में भी प्रश्न आ जाए तो कहां? तो कहां? जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में ये चीजें होती है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ जलवाहिका है। पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ जलवाहिका होती, उससे वर्षा जल संग्रहण करते हैं।
मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई होती है। कैसी? बांस ड्रिप सिंचाई। अगर प्रश्न आ जाए बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ होती है, तो मेघालय में। क्या होता है? पाइप क्या होता है? बांस आप देखेंगे तो बीच में से क्या होता है? खोखला होता है ऐसे, और उसको जब बीच में से अलग अलग करते हैं तो एक पाइप सा बन जाता है, ढलान सा, तो वो बांस ड्रिप सिंचाई है, जो 200 वर्ष पुरानी क्या है? विधि है। इसके आधुनिक उदाहरण देखते हैं। इसके क्या है? आधुनिक उदाहरण। आधुनिक उदाहरण जैसे देखते हैं तो तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न बना तो यही है। प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण करना अनिवार्य है। अगर तमिलनाडु सरकार में अगर कोई व्यक्ति वर्षा जल संग्रहण नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। क्या होती है? कानूनी कार्रवाई। ये एक राज्य में नहीं, मैं तो कहता पूरे भारत में होना चाहिए। एक का अधिकार नहीं है। अब यूज एक करे, बाकी वाला बैठा देख रहा है, लेकिन अधिकार तो सबके हैं। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा? सभी पानी इकट्ठा अनिवार्य करेगा, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो करना जरूरी है। शिलांग जो मेघालय की राजधानी है, वहां हर घर में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। हर घर में वर्षा जल संग्रहण करने की क्या है? व्यवस्था है। और गंडाथुर गांव जो कर्नाटक में है, वर्षा जल संग्रहण संपन्न गांव है। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था कि पूरा गांव ही वर्ष भर वर्षा जल संग्रहण का प्रयोग करता है। कौन सा? ये गंडाथुर गांव कर्नाटक में। तो ये सारे वर्षा जल संग्रहण में लिख सकते हैं। अब इसके लाभ क्या है? वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो, लेकिन इसका लाभ क्या है? क्या है? जल संरक्षण होगा, ग्रीष्म ऋतुओं में जल की उपलब्धता हो जाएगी, प्रदूषण रहित शुद्धतम जल आपको पालर पानी। पालर पानी कहां बोलते हैं? राजस्थान में। कहां बोलते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में इसको क्या बोला जाता है? वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। और घरों में ठंडा रखने के लिए अतिरिक्त लाभ है। आपने देखोगे राजस्थान में घर के जो टांके हैं वो घर के पास में बनाए जाते हैं, उसके पास रूम बनाया जाता है। कारण क्या है? वो गर्मियों में क्या रहे? ठंडा, और सर्दियों में क्या रहे? गर्म। इसके ये दोहरा लाभ भी है। और फिर क्या है? जल संसाधनों के करने के अनिवार्य। ये अपने क्या है? निष्कर्ष है। क्या है? निष्कर्ष है। अंतिम रूप से इसको अपने पढ़ा, इसमें क्या लाभ है? जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्या है? अनिवार्य है। ये अनिवार्य है। अतिशोषण, प्रदूषण और कुप्रबंधन के संकट से गहरा हो सकता है। इसका समाधान क्या है? तो पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपयोगों का संतुलन करना, जो पुरानी चीजें चलती आ रही है और मॉडर्न तरीके, उन दोनों का मिक्सर एक निकालना, हल निकालना। वर्षा जल संग्रहण को क्या देना? प्रोत्साहन देना, यानी बढ़ावा देना, वर्षा जल ज्यादा संग्रहण करें। और प्रदूषण रोकना और जल का समान वितरण करना, जल का समान वितरण करना। इससे पहले थोड़ा मैं आपको कुछ एक चीजें बताता हूं। ये नदी परियोजना और नदी, यहां से पक्का ही प्रश्न बनेगा एक, थोड़ा भाई याद करना। दामोदर घाटी कौन सी नदी पर है? दामोदर। भाखड़ा नागल सतलज और व्यास नदी पर है। सतलज और व्यास नदी पर है। सतलज और व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। हीराकुंड बांध महानदी कहां पर है? ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में। रिहंद बांध कहां पर है? रिहंद नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर। नागार्जुन है वो कृष्णा नदी पर। जो अलग है उसको थोड़ा याद कर लेना है ना। जैसे हीराकुंड महानदी हो गया, रिहंद पर है, तुंगभद्रा पर ये, और ये ठीक है। इंदिरा गांधी नहर है, ये किससे? व्यास और सतलज से, तो इसका भाखड़ा नागल से है। टिहरी है वो किस पर है? भागीरथी नदी पर। नर्मदा पर ये। और सलाल बांध, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करना। सलाल बांध कहाँ है? चिनाब नदी पर है। कहां पर है? चिनाब नदी पर है। इसके साथ ही ये अपना चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो जो मेरे बंधु थे, नए थे स्टूडेंट्स, उन्होंने वीडियो देखा है, कैसा लगा आपको वीडियो बताना जरूर कमेंट करके। लेकिन आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और अपना एप्लीकेशन है 10x क्लासेज, उसको भी डाउनलोड करके वहां पर भी जाके आपको कुछ क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।